Hello and welcome to this PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about right to education and minority schools. This topic is important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view. Let us quickly revise about right to education in India, which is now a fundamental right, और फिर हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे. तो संविधान में 86th अमेंडमेंट करते हुए इन द ईयर 2002 right to education was made a fundamental right and it was inserted in part 3 of the constitution. As per this provision, free and compulsory education has to be given to children between age group of 6 to 14 years. 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जाना ही जाना है. फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाएगा और 6 से 14 साल के बच्चों को जाना है. उनके पेरेंट्स की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है. और इसके लिए संविधान में एक अलग से आर्टिकल क्रिएट किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 86th अमेंडमेंट, दैट इज आर्टिकल 21A, विच टॉक्स अबाउट राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन दिस एज ग्रुप. अब इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग से कानून बनाया गया. समटाइम्स द प्रोविजंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको फोर्सफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर अलग से कानून बनाया जाता है, और वही किया गया इस केस में भी. राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया साल 2009 में इन ऑर्डर टू गिव इन्फोर्समेंट टू आर्टिकल 21A. अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को एक बार ज़रा देखते हैं. ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ टू बी गिवन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन दिस एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. 14 ईयर्स तक में एक बच्चे को अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी है, मतलब क्लास 8 तक की एजुकेशन उसको कंप्लीट कर लेनी है. क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की पढ़ाई 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को दी जानी है. स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स इम्पोज किए गए हैं. ऑल स्कूल मस्ट कंप्लाई विद दीज नॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी एडिक्वेट टीचर स्टूडेंट रेशियो. प्राइमरी स्कूल में 30:1 होना चाहिए टीचर स्टूडेंट रेशियो. अपर प्राइमरी में 35:1 होना चाहिए. क्लास 5 तक बेसिकली ये रेशियो होना चाहिए. 6, 7, 8 में 35:1 हो सकता है टीचर स्टूडेंट का रेशियो. क्लासरूम्स को लेकर के भी स्टैंडर्ड्स हैं. उसके अलावा टॉयलेट होना चाहिए, फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, बैरियर फ्री एक्सेस टू लर्निंग होनी चाहिए फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी. ये सब स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके अलावा जिन एरियाज में भी गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स को, जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल भी हैं, यानी कि उनको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, येट such private schools are required to reserve 25% of their seats for children from economically weaker section and disadvantaged group. तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी 25% सीटें जो होंगी वो रिजर्व की जाएंगी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाना है. सो दैट इज़ अ एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट स्कूल्स एज वेल. उनको भी ये कंडीशन कंप्लाई करना है. उसके अलावा टीचर्स के क्वालिफिकेशन को लेकर के स्टैंडर्ड ले डाउन किया गया है ताकि टीचिंग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो स्कूल्स मस्ट इंश्योर दैट द टीचर्स टीचिंग इन स्कूल्स शुड बी TET क्वालिफाइड, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड. एक और प्रोविज़न था नो डिटेंशन पॉलिसी का, जिसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा. उसको एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी परफॉर्मेंस हो, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोशन दिया ही जाएगा. ये मेनली इसलिए रखा गया था ताकि बच्चों के मन में एग्ज़ाम का लेकर के डर ना क्रिएट हो और बच्चे विदाउट फियर लर्निंग कर पाएँ. फिर ये नो डिटेंशन पॉलिसी के अगेंस्ट नीति आयोग ने एक ऑब्जर्वेशन सबमिट की कि नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण क्वालिटी ऑफ लर्निंग डिक्लाइन हो रही है. दो इट वाज ब्रॉट विथ अ गुड इंटेंशन कि बच्चे बिना किसी डर के सीखें, बट
बिल्कुल भी अगर दबाव ना हो तो बच्चे बिल्कुल सीखते नहीं हैं। सो क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, आउटकम इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। और नीति आयोग के इसी सजेशन के बाद दिसंबर में पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड द प्रोविजन ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 टू क्लास 8। अब करंट सिचुएशन पे आते हैं, राइट टू एजुकेशन एंड माइनॉरिटी स्कूल्स का जो मामला है। देखिए, जो भी माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने साल 2014 में एक फैसला सुनाया था जिसको कहा जाता है प्रमति एजुकेशनल केस। इसके हिसाब से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के प्रोविजंस जो हैं दे वॉन्ट बी एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी स्कूल्स। प्रोविजंस लाइक 25% कोटा फॉर डिसएडवांटेजियस बैकग्राउंड स्टूडेंट या टीईटी रिक्वायरमेंट फॉर टीचर्स अपॉइंटमेंट, ये सारे जो कंडीशंस हैं जैसे रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड या फिर टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दीज कंडीशंस वॉन्ट बी एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी स्कूल्स एज पर सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट इन 2014। अब इसी को लेकर के मामला उठ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम में जब फैसला सुनाया तो उन्होंने मेनली माइनॉरिटी स्कूल्स के नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फैसला दिया, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स और उसके अंतर्गत माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स टू मेंटेन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, वो भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी राइट्स एंड देयर राइट्स टू मेंटेन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और दूसरी तरफ एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A जो बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। अब आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 30A के बीच में डिस्प्यूट था बेसिकली इन दिस प्रमति एजुकेशनल केस ऑफ 2014 दैट वाज टेकन अप बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तभी बैठती है जब संविधान के किसी प्रोविजन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हो या दो अलग अलग प्रोविजन आपस में कन्फ्लिक्ट करते हुए दिखें। वहाँ पे एक बैलेंस जजमेंट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है जिसका काम होता है संविधान को इंटरप्रेट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो प्रमति केस वाज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वाज रिक्वायर्ड because there was divergence between the two articles, Article 31 and Article 21A, and Supreme Court gave its judgment in favor of Article 31 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 which was brought in order to give implementation to Article 21A will not be applicable to right to education act will not be applicable to Article 31. That means it simply won't be applicable to minority schools. सरल भाषा में कहें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 will not be applicable to minority schools या minority schools will be exempted from right to education act. अब इसी को लेकर के वापस से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिविजिट करने का फैसला किया। बेसिकली 2 जजेज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में एक अपना ओपिनियन दिया कि ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो क्राइटेरिया है वो माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए रिमूव किया गया था इन प्रमति केस। उस कारण से कहीं ना कहीं क्वालिटी टीचिंग पे नुकसान होगा। जब द क्वालिटी टीचिंग दैट मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज के बेंच ने हाल फिलहाल में ये मामला एक लार्जर बेंच को रेफ़र किया है जहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट्स ओन जजमेंट अंदर प्रमति एजुकेशनल केस मस्ट बी रिविजिटेड एंड स्पेशली द प्रोविजन ऑफ टीईटी एग्जेम्पशन फॉर हायरिंग ऑफ टीचर्स इन माइनॉरिटी स्कूल मस्ट बी रिविजिटेड, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं टीचर्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। टीचर्स क्वालिटी इन माइनॉरिटी स्कूल्स वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और इस कारण से जो बच्चों का राइट है माइनॉरिटी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का टू गेट क्वालिटी एजुकेशन विच इज़ वन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। भाई टीईटी नहीं क्वालिफाई किए तो हो सकता है वो टीचर की क्वालिटी अच्छी ना हो और फिर बच्चों को की लर्निंग पे भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा।
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है प्रमाती केस में, हाउ इट ट्राइज टू डील विथ अ डायलेमा बिटवीन माइनॉरिटी राइट्स एंड मैटर ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, उसको प्रमाती जजमेंट में कैसे रिजॉल्व किया गया और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रमाती एजुकेशनल केस। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एंड न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर। This topic is important from our syllabus GS paper 2 polity and governance point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. क्विकली अगर ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम रिवाइज कर लें तो फिर हम फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी देख पाएंगे। ट्रिब्यूनल्स आर लाइक स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी बॉडीज, जैसे स्पेशल तरीके के कोर्ट्स होते हैं, दे आर क्रिएटेड फॉर डीलिंग विथ स्पेशल मैटर्स या स्पेशल केसेस, वैसे ही ट्रिब्यूनल्स होते हैं, स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडीज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में मेन अंतर यही होता है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए तो जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग ही प्रिसाइड कर सकते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल्स के अंदर दे आर क्रिएटेड फॉर एडजुडिकेटिंग स्पेशल मैटर्स लाइक स्पेशल कोर्ट्स, बट अनलाइक स्पेशल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल के अंदर देयर कुड बी नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड पीपल ऑल्सो प्रिसाइडिंग अ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 अंडर पार्ट 14A। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 323A एंड 323B। आर्टिकल 323A टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स दैट विल बी क्रिएटेड फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, और उसमें लोग जो काम कर रहे हैं उनके कुछ डिस्प्यूट हो गए विद गवर्नमेंट, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया एट सेंट्रल लेवल, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट लेवल पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बोथ ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 323A। स्टेट या सेंट्रल लेवल पर ट्रिब्यूनल्स विल बी क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। बाकी सारे मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 323B। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लाइक वाइज। तो बाकी सारे मैटर्स पर ट्रिब्यूनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, दैट इज ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स के बीच का अंतर मैंने आपको बताया। ट्रिब्यूनल्स आर फॉर स्पेशलाइज्ड ज्यूरिडिक्शनल फोकस एंड ट्रिब्यूनल्स में इंक्लूड नॉन जुडिशियल मेंबर्स एज वेल। अब आते हैं कि स्पेशल तरीके के ट्रिब्यूनल के ऊपर, जिसका नाम है फॉरेनर ट्रिब्यूनल। मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड एज पर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा तो इट कैन बी ओनली एज पर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बाकी ट्रिब्यूनल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकते हैं इफ द मैटर परटेन्स टू स्टेट एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मामला आता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल का। एक स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडी है विच हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो हर एक ट्रिब्यूनल किसी न किसी कानून से ही बनता है, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल बना है एज पर फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946। और फॉरेनर ट्रिब्यूनल का मेनली काम है क्या? इसका काम है कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको डिटेन करना। अगर कोई भी हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से रह रहा है, कोई इलीगल फॉरेनर हमारे देश में रह रहा है जिसने प्रॉपर वीज़ा नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फिर डिटेन करना। तो फॉरेनर्स एक्ट है। फॉरेनर्स एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन who should be considered as a foreigner, and then as per foreigners act, and इस एक्ट के अंतर्गत as per foreigners order of 1964 Ministry of Home Affairs have created foreigner tribunal, and what foreigner tribunal do, they decide whether an individual is foreigner or an Indian citizen। और एक बार अगर कोई इंडिविजुअल डिक्लेयर हो जाता है कि वो फॉरेनर है और वो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है, तो फिर उसको डिटेन किया जा सकता है। Decision of foreigner tribunal can be challenged in a high court, and then of course matter can be taken to the Supreme Court. High court के अगेंस्ट फिर अपील किया जा सकता है in Supreme Court. How foreigner tribunals are established? Earlier foreigner tribunals were established only by the central government. However, after 2019 amendment in this Foreigners Act, the foreigner tribunal can also be now created by state governments. तो
फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 में 2019 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया जिसकी मदद से नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। अभी अगर करंट टाइम्स में बात की जाए तो भारत के अंदर सिर्फ असम ऐसा एक स्टेट है जहां पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सारे स्टेट्स में बेसिकली अगर इस तरह के फॉरेनर्स का मामला आता है, इलीगल फॉरेनर्स या इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला आता है अंडर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, तो उसको लोकल कोर्ट में ही रिजॉल्व कर लिया जाता है। आसाम के अंदर अलग से फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स इतने सारे बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि आसाम अभी तक अकेला ऐसा स्टेट है जिसने अपनी NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया। इसमें लगभग 3,29,00,000 लोगों ने अप्लाई किया जिसमें से 19 लाख पीपल वेयर एक्सक्लूडेड। दे वेर एज पर NRC दे वेर नॉट डिक्लेयर्ड इंडियन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। सो नाउ उनके सिटीजनशिप को लेकर के क्वेश्चन उठा हुआ है 19 लाख लोगों के। अब ये 19 लाख लोगों का केस लोकल कोर्ट में तो रिजॉल्व हो नहीं सकता, इट वुड बी ह्यूज बर्डन। दैट इज वाई आसाम में 100 से भी ज़्यादा अभी फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स फंक्शन कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। सिलचर में तो अलग अलग जगहों पे, दौरांग में देर आर, ग्वालपारा में देर आर मोर देन 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स functioning in Assam, mainly because NRC has been updated in Assam and now 19 lakh people are there in Assam as per NRC whose nationality, citizenship is under question, and now they have to apply in the foreigner tribunal. The foreigner tribunal will decide. NRC के हिसाब से तो इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, नो यू आर नॉट अ सिटीजन। नाउ दे विल हैव टू अप्लाई टू फॉरेनर ट्रिब्यूनल एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल विल डिसाइड। ऑफ कोर्स डिसीजन ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब करंट न्यूज ये है कि जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पावर्स डिफाइन किए गए हैं अंडर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964, उसको हाल फिलहाल में बदल दिया है, थोड़ा और पावरफुल बना दिया है फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को जो असम के अंदर काम कर रहे हैं। इसको पावरफुल बनाया गया है बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री बाय अ न्यू ऑर्डर जिसका नाम है फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 2025। तो एक कानून होता है, कानून के अंतर्गत ऑर्डर्स रिलीज किए जाते हैं। तो कानून है पुराना 1946 का और ऑर्डर था 1964 का जिसके अंतर्गत अभी तक फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे थे। अब 1964 वाले ऑर्डर को चेंज करके एक नया ऑर्डर लाया गया है हाल फिलहाल में 2025 में, विच रिप्लेसेस द अर्लियर ऑर्डर ऑफ 1964 एंड एज पर दिस न्यू ऑर्डर released by Union Home Ministry, now foreigner tribunals will have power of first class judicial magistrate, and now foreigner tribunals can issue arrest warrant and send suspected foreigners to detention or holding center if they fail to prove their Indian nationality। अगर कोई suspected foreigner है और वो अपनी nationality prove नहीं कर पा रहे इन foreigner tribunal court, foreigner tribunals, then foreigner tribunal can release an order for his detention, उसको कैद किया जा सकता है। ये नया पावर ऐड किया गया है टू द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एज पर द न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेमिकॉन इंडिया मिशन एंड डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सबसे पहले सेमिकॉन इंडिया के बारे में समझते हैं। सेमिकॉन इंडिया इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस कराया जाता है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में लास्ट महीने ही अगस्त महीने में हमने देखा था, जिसके अंतर्गत भारत सरकार अलग अलग सेमीकंडक्टर प्लांट्स सेटअप करवा रही है भारत में और उन सेमीकंडक्टर प्लांट्स की मदद से सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। जैसे आसाम के अंदर भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है। अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जिसका लक्ष्य है भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को इन्हांस करना, उसके अंतर्गत अलग अलग प्लांट्स भी आ रहे हैं भारत में। उसी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत हर साल एक कॉन्फ्रेंस कराई जाती है जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया। ये पिछले 4 साल से चल रहा है। दिस ईयर 2025 वॉज और इज 4th एडिशन ऑफ इंडिया सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस। 2 से लेकर के 4 सितंबर यानी कि आज कल तक बेसिकली चलेगा। तो आई होप क्लैरिटी आपको। भारत सरकार लेकर के आई थी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में और उसी मिशन के अंतर्गत हर साल सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कराया जाता है। साल 2025 में 4th
एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कराया गया, जिसको इनॉग्रेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स ऑफ 21st सेंचुरी। जस्ट लाइक ऑयल वॉज ब्लैक गोल्ड इन 20th सेंचुरी, सेमीकंडक्टर चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। तो मान लीजिए सेमीकंडक्टर मिशन पे अगर प्रश्न आता है मेंस में, तो ये डिजिटल डायमंड वाली बात आप लिख सकते हैं कि आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट सेमीकंडक्टर चिप्स आर गोइंग टू बी डिजिटल डायमंड इन 21st सेंचुरी। आप इसको कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप्स आर गोइंग टू एक्सेलरेट ग्लोबल इकोनॉमीज प्रोग्रेस इन कमिंग डिकेड। उन्होंने एक एस्टिमेशन के हिसाब से बताया कि ओवरऑल ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट करंट टाइम में $600 बिलियन का है, जो जल्दी बढ़कर के $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। एंड ही सेज कि थ्रू इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सिग्निफिकेंट शेयर फॉर इंडिया इन दिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर चिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें भारत का एक सिग्निफिकेंट शेयर होना चाहिए। करेंटली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो हैं यूएस, चाइना, ताइवान। भारत का भी शेयर बढ़े इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, ये मेन लक्ष्य है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का। उसी के अंतर्गत ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर चिप्स को कहा है डिजिटल डायमंड। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रैम्पिंग अप सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन इन द कंट्री। पहला, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन साल 2021, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसी के अंदर ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके अंदर टोटल 10 अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिसमें $18 बिलियन खर्च किया जाएगा। उसमें से एक सेमीकंडक्टर, एज पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, एक सेमीकंडक्टर यूनिट असम में भी बन रहा है एट मोरेगांव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो जो भी फॉरेन के प्लेयर्स भारत में अपनी प्रोडक्शन को, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वो जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे उसका सर्टेन % भारत सरकार उनको इंसेंटिव के तौर पे देगी, सब्सिडी के तौर पे देगी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसके मदद से ग्लोबल प्लेयर्स इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन आर बीइंग अट्रैक्टेड एज पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा भारत में हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, इसलिए भारत सरकार लेकर के आई है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंतर्गत 50% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। कंपनियों का जो खर्च होगा नए तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइनिंग में, उसका 50% भारत सरकार कॉस्ट बियर करेगी। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एम्स टू नर्चर एटलीस्ट 20 सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग कंपनीज इन इंडिया विथ टर्न ओवर ऑफ 1500 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 years। और यही डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 2025 में वापस से थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया गया, दैट इज़ द न्यूज़। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज़ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत ही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड इन 2025 ड्यूरिंग दिस सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस। तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल बी नाउ मेड more specialized, more focused as per our Prime Minister Narendra Modi ji. He announced this at Semicon India Conference 2025. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। विक्रांत 32-bit प्रोसेसर, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इसी सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड ये न्यूज़ है, अगला न्यूज़ भी। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेजेंट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फर्स्ट मेड इन इंडिया विक्रम 32-bit प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप। क्या है ये विक्रम 32-bit चिप? विक्रम 32-bit chip is designed and developed by Vikram Sarabhai Space Center of ISRO and Semiconductor Laboratory of Chandigarh। मेनली इसका यूटिलाइज होगा, इस सेमीकंडक्टर चिप का यूटिलाइजेशन होता है फॉर स्पेस फ्लाइट्स। स्पेस फ्लाइट्स के अंदर भी तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर कई सारे सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं। तो रॉकेट लॉन्चर्स, स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो स्पेस फ्लाइट्स होते हैं और उनके लॉन्चर्स होते हैं, उनमें इस चिप का इस्तेमाल होगा जिसका नाम है विक्रम 32-bit चिप।
अभी से पहले जो इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में चिप इस्तेमाल होते थे वो थे 16 बिट के विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर। अब होगा विक्रम 32 बिट का चिप इस्तेमाल। सिंस 2019 इसरो हैज बीन यूजिंग दिस 16 बिट विक्रम माइक्रो प्रोसेसर चिप। नाउ अभी हाल फिलहाल में भारत ने डेवलप किया 32 बिट चिप विच विल बी नाउ यूज्ड इन फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स बाय इसरो इन ऑर्डर टू लॉन्च सैटेलाइट्स इन space. So of course, the launch of 32-bit Vikram chip is a manifestation of India's growing power in the field of semiconductor manufacturing. इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे सिंपल सा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एल्पाइड बिल्ड से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। एससीओ से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। एससीओ इज फॉर रीजनल सिक्योरिटी एज वेल, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है लक्ष्य उसका। कच्चातीवू से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज नॉट गिवन बाय ब्रिटिश इंडिया, इट वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1974। ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।